हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई नो कि आप सभी बिजी हैं प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स का जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे पता है आप जम के तैयारी कर रहे हैं। आप सबके कमेंट्स और आप सबके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं और आप लोगों की डिमांड से कि सर फटाफट से 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इस प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की तैयारी के लिए आप बना रहे हैं। आज मैं आपको 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं इसी प्री बोर्ड पेपर में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का कंटेंट और इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सबका फायदा हो पाए और प्री बोर्ड एग्जाम का बहुत बढ़िया जा पाए। Okay, so be ready with your pen and copies. This is Dr. RPS2 from the Quest for Maths. Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. सेक्शन सी में बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 9th क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 8/17 दिस इज इक्वल टू बी कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। सो आपने क्या करना है, जल्दी से मैं इसको सॉल्व करता हूं। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और सेकेंड एक एंगल मान लेते हैं हम लोग बीटा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17, राइट। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 3/5 और साइन बीटा विल बी इक्वल टू 8/17। चलिए अब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉस अल्फा यहां से निकालते हैं साइन अल्फा से, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर द रूट। सो 1 माइनस 9/25, एलसीएम ले लेंगे 16/25, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/5 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से कॉस बीटा भी हम लोग निकाल लेते हैं। कॉस बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 64/289। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, बस आएगा 225/289 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 15/17, 15/17। फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग यहां, क्योंकि हमें यहां माइनस लेना है, तो ये है अल्फा माइनस बीटा। कॉस इनवर्स को हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। इसका मतलब हमें ये क्या फॉर्मूला लगाना है फिर, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ बीटा। यू पुट दीज वैल्यूज हियर। कॉस अल्फा की वैल्यू है 4/5, कॉस बीटा इज 15/17 प्लस साइन अल्फा इज 3/5 और साइन बीटा इज 8/17। एलसीएम लेंगे तो ये 85 है और ऊपर 60 और 24, ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 85 और यहाँ आएगा 60 और 24 इज 84, ठीक है। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 84/85। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो हम लोगों ने यहां कंसीडर करी थी। तो अल्फा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, बीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 8/7। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई और राइट हैंड साइड इज कॉस इनवर्स ऑफ 84/85, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सी में, वो मैंने आपको यहां प्रूव कर दिया है। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन में जो ए पार्ट है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यू हैव गिवन द मैट्रिक्स इक्वेशन और यहां आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि दो मैट्रिसेस जुड़ती भी तब है जब उनके ऑर्डर सेम हो और वो इक्वल भी तब हो जब उनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, उनका ऑर्डर भी सेम हो। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, यहां 2 मल्टीप्लाई है तो मैंने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 2x। थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेते हैं हम लोग, 2x और यहां आ गया 10, यहां 14 और ये आ गया 2y-6। इसको सेकेंड मैट्रिक्स में हमें जोड़ना है और राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स के इक्वल करके लाना है। 7, 6, 15 और 14 ये आ गया हमारे पास। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ देते हैं और इक्वेट कर देते हैं। तो ये आ गया 2x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 7, राइट। दिस और दिस ये इसमें जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ेगा, राइट, और 7 के बराबर कर दिया। और ये 2 एलिमेंट जो है यहाँ, ये और ये जुड़ के इसके बराबर कर देते हैं। तो कितना आ गया, 2y-6 और +2 आ गया -4 और दिस इज इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी आपके पास 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू
11। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए इसमें बच्चों, सेकंड पार्ट कह रहा है यहां ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, ए बी और बी ए बराबर करके हमें बताना है। इसमें से मैं एक पार्ट आपको करके बताता हूं, ये दूसरा आप कर लीजिए, दोनों मैट्रिक्स आप में बराबर आएगी, मल्टीप्लाई करके बताना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। यहां है हमारे पास ए बी, ए ये है, बी ये है। मल्टीप्लिकेशन करना आपको आता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता या मैट्रिक्स के चैप्टर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इसी चैनल पर, द क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर, ये चैप्टर सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। आप फटाफट से लिंक ओपन कीजिए और इस चैप्टर को पहले कर लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को करने से पहले, ठीक है। अदरवाइज तो ये करवा दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको ये क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको इसी क्वेश्चन को ये नहीं मानना कि मैंने जो कहा, हाँ शॉर्ट क्वेश्चन जरूर है, 100% क्वेश्चन है कि ऐसा आ सकता है, पर अब यहाँ ये जरूरी नहीं है ना कि कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कि ऐसा ऐसे का ऐसे ही आ जाए, थीटा की जगह थीटा 1 हो सकता है कि नहीं। यहाँ एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट, लेकिन टाइप तो वही रहेगी ना कि ए बी बी ए प्रूफ करके बताना है आपको, तो क्वेश्चन तो वही रहा ना फिर, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ अब ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे करते हैं, रो और कॉलम वाइज। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, देखो ध्यान से, कॉस थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई, है कि नहीं। थोड़ा सा करके बताता हूँ इसको, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, राइट। ये बना क्या, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। ये जो है हमारे पास ये फार्मूला बन गया कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, है कि नहीं। अब मैं लगातार इसके सेकंड, ये 1 2 एलिमेंट, 2 1 और 2 2 एलिमेंट लिख दे रहा हूं, ऐसे बड़ा सा नहीं कर रहा है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सेकंड 1 2 एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस फाई, राइट। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा कॉस फाई, राइट। ये चीज आ गई हमारे पास। अब ये क्या बना, ये फार्मूला, और ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ये भी साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ये क्या बन गया, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, ठीक है, ये चीज बन गई। चलो ये आ गया ए बी। अब जब आप बी ए करेंगे ना, तो बी ए का मतलब है ये प्री मैट्रिक्स और ये पोस्ट मैट्रिक्स, तो इसकी रो इसकी कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। तो बच्चों जब आप बी ए करेंगे, ओके, बी इज द प्री फैक्टर, ए इज द पोस्ट फैक्टर, तब भी आपके पास यही एग्जैक्ट मैट्रिक्स आने वाली है। इसको आप ट्राई करिएगा, फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये प्रूफ हो गया। सो 11th क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, देन प्रूव दैट, यू हैव टू प्रूव दैट डबल डेरिवेटिव माइनस 1/y सिंगल डेरिवेटिव होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0। तो करना क्या है, आपको बता ही रहा है कि क्या करना है, आपको पहले 1 टाइम डेरिवेटिव करना है, फिर 2 टाइम डेरिवेटिव करना है। तो 11th क्वेश्चन का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। हियर y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लीजिए, log y इज इक्वल टू एक्स log ऑफ x। डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन साइड द ब्रैकेट यू विल हैव 1 प्लस log ऑफ x। ये निकाल के हम लोगों ने रख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू। अब यहां फिर उसी तरह से हम लोग चेन मेथड लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x प्लस, अब 1 प्लस log x एज इट इज रखते हैं और y का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा
dy बाय dx। बोलो समझाया? आंसर देखो बच्चों, आंसर में आपके पास डी स्क्वायर वाई है, डबल डेरिवेटिव है, ये है, सिंगल डेरिवेटिव है, लेकिन 1 प्लस लॉग एक्स की टर्म नहीं है, ये वाला फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस लॉग एक्स की जो वैल्यू है वो आप निकाल दीजिए और यहां पुट कर दीजिए। देखो कैसे, y बाय एक्स एज इट इज प्लस dy बाय dx भी एज इट इज। यहां से 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगी, 1 ओवर y, तो ये dy बाय dx तो पहले से ही है, और 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू यहां से आएगी dy बाय dx बाय y, dy बाय dx और 1 ओवर y। बोलो समझ आया? क्या यूज किया हम लोगों ने, यूजिंग आवर इक्वेशन नंबर 1। बस अब आपको सारी टर्म्स को जो राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड में लेके आना है। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म देखो ये है, तो ये वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। देखिए डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ओवर वाई डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर, और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस पाई ओवर एक्स आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया, द एग्जैक्ट प्रूफ वी इज आस्किंग यू टू प्रूव। ओके, 11th क्वेश्चन का और पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा यहां आपको स्टेटमेंट भी ठीक करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ठीक है, थोड़ा सा आप इस स्टेटमेंट में यहां माइनस का ठीक करिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बच्चों x को ले लेते हैं साइन ऑफ थीटा और y को ले लेते हैं हम लोग साइन ऑफ फाई, राइट। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा यहां, दिस इज कॉस थीटा, और 1 माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ फाई। तो जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ फाई, एंड ऑन द राइट हैंड साइड ए साइन थीटा माइनस साइन ऑफ फाई, ये बन गया। अब इसके ऊपर आप कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो वो ये बनेगा 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाय 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2, और राइट हैंड साइड में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो वो ये बनेगा 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई बाय 2 साइन ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2। अब दोनों तरफ आप लोगों ने क्या करना है, 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई से आप लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को डिवाइड कर देना है। डिवीजन का मतलब होगा कि ये फैक्टर जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होएगा साथ में, राइट, जब हम लोग डिवाइड करेंगे। वी विल लेफ्ट विद दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड थीटा माइनस फाई बाय 2 एंड दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ए साइन ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2। साइन थीटा को डिवाइड कर देते हैं, तो कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 और थीटा माइनस फाई बाय 2 साइन थीटा माइनस फाई बाय 2 विल बिकम कॉट ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू ए, राइट। तो थीटा माइनस फाई हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा माइनस फाई दिस इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ ए। कॉट को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, कॉट से कॉट इनवर्स हो जाएगा, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा माइनस फाई ये आ जाएगा। अब थीटा और फाई हमारे पास हैं क्या, थीटा मैंने यहां से एक्स मैंने लिया था साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स वाई, तो यहां पुट कर देते हैं। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा dy बाय dx, और राइट हैंड साइड इज अ प्योरली कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट प्योरली कांस्टेंट इज 0। अब यहां से आप dy बाय dx की वैल्यू निकाल लीजिए, वो यही आने वाली है, वी इज आस्किंग यू टू प्रूव। चेक करके देख लो आप, यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट हैंड साइड में, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए, इसका साथ का क्वेश्चन भी आप करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, यू हैव टू इवेल्युएट
दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम योर पार्शियल फ्रैक्शंस। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत करवाए हैं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन का अब टॉपिक आ गया है, तो इसका मतलब क्या बना, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर जो है इंटीग्रेशन में जो टॉपिक मैंने करवाया था वो अच्छे से आना चाहिए। फिर वही बात मैं कहूँगा बच्चों, अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से इसी चैनल पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का और टोटली कंप्लीटली इंटीग्रल का चैप्टर मैंने वहाँ प्रोवाइड करवाया, आपको जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको इसको हिंट दे देता हूँ ताकि बीच में हमारा टाइम भी यूटिलाइज ज़्यादा ना हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। तो आपने जब यहाँ देखे, अब इस इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि एक तो लीनियर फैक्टर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, फिर सबसे पहले इसको हम लोग प्लस और माइनस में बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। आपने यहाँ किस तरह से मानते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लोग ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो लीनियर फैक्टर है उसको हम लोग ले लेते हैं सी एक्स माइनस 2। अब दोनों तरफ आप जो है एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा, और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर को कैंसिल भी कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास ये बनेगा ए एक्स प्लस बी, दिस विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड हेयर एक्स माइनस 2 और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, लाइक पावर्स ऑफ एक्स को कंपेयर कीजिए, जैसे मैंने आपको वहां उस चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है। ए बी सी की कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू मैंने निकाली हुई है तो मैं आपको जल्दी से इसकी वैल्यू बता देता हूं। यहां बच्चों अगर आपको कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे बताइए। करना कुछ नहीं है, बस सबसे पहले तो आपको वो चैप्टर कर लेना है, ठीक है, वो टॉपिक कर लीजिए आप। वहां मैंने एक एक स्टेप को डिटेल में बताया है कि किस तरह से हम लोग इनको कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब ये एबीसी की वैल्यू जो है आप यहां पुट करिए और दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इस इंटीग्रेशन का मेरे पास आएगा 3x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2 इंटू डी एक्स ऑन द राइट हैंड साइड। ये a और b की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं और फिर उनको सेपरेट भी कर रहा हूं, और 1/5 तीनों टर्म्स में से मैं बाहर भी निकाल रहा हूं। तो सारी चीजें ये मैं इकट्ठी कर रहा हूं। अब यहाँ नोमरेटर में मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ से भी मैंने 5 बाहर कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 4, उसको बाहर ले लिया 1 ओवर x माइनस 2 डी एक्स, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसमें से भी 2 इंटीग्रेशन बन रहे हैं, है ना, एक -4x ओवर दिस और एक 7 ओवर दिस, है ना। इसको भी जरा अलग अलग कर लेते हैं, इसी स्टेप में मैं आपको अलग करके बता देता हूं इसको भी। तो यहां ये अलग अलग होने के बाद देखो क्या बनेगा बच्चों, -2 मैंने बाहर ले लिया है, (2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 7 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स, राइट। ये आ गया मेरे पास 1 ओवर 5 एज इट इज -2, नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा 7 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4 log ऑफ x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहे तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिनोमिनेटर में है, या एज इट इज आप आंसर जो है वो छोड़ सकते हैं। यहां मैंने 3 फार्मूले लगाए हैं जो ऑलरेडी मैं आपको उस चैप्टर में और बहुत बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। यहाँ टेंजेंट का फार्मूला लग रहा है, यहाँ लॉगरिथम का, और ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, नोमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो ये होता है log ऑफ fx। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ योर 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बच्चों, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 7। The given constraints are x plus y less than or equal to 10, x plus y greater than or equal to 3, x less than or equal to 8, y less than or equal to 9 and xy are greater than 0। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जो भी फिजिबल रीजन देखना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। सी द सोल्यूशन। हियर यू हैव गिवन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to 4x plus 3y minus 7 and these are given to be constraints. 5 constraints are given here. So first of all x plus y
लेस देन इक्वल टू 10 को हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि कौन सी लाइन ये देता है हमें फिजिबल रीजन के लिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू अगर 10 पुट करूँगा तो x 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लाइन बनती है मेरे पास। ये x एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन मैंने ले लिया है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। सो यहाँ नंबर ड्रॉ कर लिया मैंने 1 to 10 और 1 to 10 हेयर। तो 10 और 10 को मैंने यहाँ मिलाया है। सो दिस इज अ लाइन हेयर एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स एज x प्लस वाई इक्वल टू 10। और पॉइंट्स क्या आए हैं मेरे पास, पॉइंट्स हैं 0 10 और 10 0। तो मैंने इसको नाम दे दिया है A और B, राइट। सेकंड इनइक्वालिटी को हम लोग अब इक्वेशन बनाते हैं और वहाँ से फिर हम लोग दोबारा यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करते हैं टेबल बना के। तो जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 0 होगी। अभी इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी 3 0 और 0 3, राइट। तो ये दूसरी लाइन आ गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब तीसरी लाइन को भी आप ड्रॉ कर लीजिए x इक्वल टू 8। ये इनइक्वालिटी है, x लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब है कि 8 से कम कम वाला रीजन जो है वो आपने लेना है। तो x इक्वल टू 8 का मतलब क्या होएगा, ये हमारे पास लाइन है जो x इक्वल टू 8 वाली है। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 9, तो ये y इक्वल टू 9 वाली लाइन हो गई, राइट। ये और ये हम लोगों ने ले लिए। अब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मीन्स x और y पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपको ये सब फिजिबल रीजन डेवलप करना है। जो इनके नेगेटिव साइड में आएगा बाकी 3 क्वाड्रेंट्स में फिजिबल रीजन लाई नहीं करेगा, वो आपने नहीं लेना, राइट। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। चलिए अब ये हमारे पास कुछ एक फिजिबल रीजन का बना। अब देखते हैं कौन सा रीजन मोस्ट फिजिबल होगा, यानी कि फिजिबल रीजन होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो x प्लस वाई जो लाइन है, ये लाइन है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब उस लाइन से आगे का पोर्शन हो गया, यानी कि जो मैंने व्हाइट लाइन से ये ड्रॉ किया हुआ यानी कि इस तरफ का पोर्शन हो गया, इसके आगे का। उधर है y प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन 10, तो ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इससे लेस वाला रीजन यानी कि पीछे पीछे वाला पहले पहले वाला रीजन हो गया, राइट। और देखिए x लेस देन और इक्वल टू 8, ये वाली लाइन है ना, ये वाली x y इक्वल टू 9 और ये लाइन x इक्वल टू 8 वाली। तो x लेस देन 8 का मतलब है उस लाइन से नीचे नीचे वाला रीजन हो गया, ये जो मैंने जैसे यहाँ लाइनें बना रखी हैं। तो y लेस देन 9 वाला रीजन हो गया और इस तरफ ये वाला रीजन हो गया x लेस देन और इक्वल टू 8 वाला। अब इन पांचों लाइनों का जो मोस्ट फिजिबल रीजन बनेगा वो ये बनेगा जो मैंने यहाँ आपको ग्रीन लाइन से, जो मैंने यहाँ ग्रीन पोर्शन से, ग्रीन पेन से शेड किया हुआ है। अब आप इनके वर्टिसेस चूज कर लीजिए। मोस्ट फिजिबल रीजन में इनके वर्टेक्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, इनके कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास बनेंगे D C, राइट, यहां बनेगा E, फिर आ रहा है आपके पास ये A2 J और यहां है हमारे पास G पॉइंट, J पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया H पॉइंट। 3 0 0 3, राइट, 10 0 10 और 10 0 0 10 और 10 0 तो फिजिबल रीजन से बाहर ही हो गया, तो वो पॉइंट तो हम लोग लेंगे नहीं। ये जो J पॉइंट है ये कैसे आया हमारे पास, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहां मैंने निकाला हुआ है x इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इक्वल टू 10 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा, जब हम लोग यहाँ x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आएगा 8 और 2, 8 और 2 कौन सा पॉइंट है, दिस इज J पॉइंट। फिर यहां देख लो 1 9 यानी कि G पॉइंट है, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 9। तो मैंने ये निकाला हुआ है, y इक्वल टू 9 को यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसमें से ये वाला पॉइंट निकलेगा x1 और y 9। और कौन सा पॉइंट है फिर यहाँ, ये वाला लाइन 0 और 9 वाला पॉइंट है, तो ये भी फिजिबल रीजन के अंदर ही आ रहा है। तो ये वाले इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप z की वैल्यू निकाल लीजिए। ये रे मेरे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं C D J G और E, और यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है हम इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले 3 0 पुट करेंगे यहाँ, तो z की वैल्यू 5 आ जाएगी। 0 3 पे पुट करेंगे तो 2 आएगी। 8 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो z की वैल्यू 31 आएगी। G पुट करेंगे 1 9 तो z की वैल्यू 24। E पुट करेंगे तो 25 वैल्यू आ जाएगी। बोलो समझ में आया। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू देख लो, z की मिनिमम वैल्यू है 2, कौन से पॉइंट पे है 0 3 पे। z की मैक्सिमम वैल्यू है 31 और कौन से पॉइंट पे है 8 2 पे। बोलो समझ में आया। सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमा। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 14th क्वेश्चन। दिस इज अवर
क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। और कौन से टॉपिक से आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर और 1, तो नोमरेटर में भी जो मैक्सिमम पावर आ रही है एक्स और वाई के है ना वेरिएबल्स की, वो 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए वैसे मैंने आपको कई बार बताया भी है, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ बच्चों 14th क्वेश्चन जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। यहाँ सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहें तो नोमरेटर में एक्स क्यूब कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा वाई ओवर एक्स क्यूब 2y बाय एक्स, ठीक है। और डिनोमिनेटर में से भी आप एक्स क्यूब कॉमन कर सकते हैं, तो 1 + 2y बाय एक्स होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब विल गेट कैंसल्ड, you will left with x power 0 function of y by x. So this is a homogeneous differential equation of order 0. तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग y की वैल्यू जो है दैट इज vx पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा v + x dv ओवर dx। नोमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए y की वैल्यू vx, तो ये आएगा v क्यूब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इंटू vx डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x इंटू v स्क्वायर x स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अब ऊपर नीचे x क्यूब, नोमिनेटर में से भी x क्यूब कॉमन कर लीजिए और डिनोमिनेटर में से भी कर लीजिए, ऊपर नीचे x क्यूब से डिवाइड करके कैंसिल कर दो, तो नोमिनेटर में मेरे पास आएगा v क्यूब प्लस 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2v स्क्वायर। v को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये मेरे पास बनेगा x dv ओवर dx v क्यूब प्लस 2v ओवर 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद वेरिएबल सेपरेट कर देंगे। एलसीएम लेने के बाद बच्चों हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। यहाँ अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ लेफ्ट हैंड में उलट जाएगी, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आएगा dv, और ये dx वाली टर्म जो है, x वाली टर्म जो है राइट हैंड साइड में ले आते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया है मेरे पास v, ये 1 - v स्क्वायर को हम लोग 1 - v और 1 + v यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, और इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तीनों जो है लीनियर फैक्टर हैं, तो a ओवर v, b ओवर 1 - v, c ओवर 1 + v। दोनों तरफ एलसीएम लो, कंपेयर करो, यू विल गेट a b c। चलिए a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, b की वैल्यू पुट करेंगे -3/2, c की वैल्यू पुट करेंगे -½ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 ओवर v -3/2 1 ओवर 1 - v -1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 + v, और राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं dx ओवर x। सीधा सा आ रहा है 1 ओवर, है ना, 1 ओवर v का इंटीग्रेशन log v, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 1 - v ओवर -1, तो -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, -½ एज इट इज log 1 ओवर 1 + v का इंटीग्रेशन log ऑफ 1 + v। राइट हैंड साइड में 1 ओवर x का इंटीग्रेशन log ऑफ x, एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं log ऑफ c1। अब log वाली सारी टर्म्स जो है यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं। फार्मूला कौन सा लग रहा है हमारे पास? फार्मूला लग रहा है log ऑफ m प्लस log ऑफ n माइनस log ऑफ p, तो जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस वाले हैं वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये लगा दिया मैंने। अब एक और फार्मूला लगाएंगे यहाँ हम लोग, log ऑफ n log ऑफ m, ठीक है, तो ये आ जाएगा log ऑफ m पावर n, यानी कि मल्टीप्लाई हो तो वो पावर में हो जाती है, राइट। तो यहाँ भी मैंने वही किया, जो मल्टीप्लाई था वो पावर में आ गया, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर में आ जाएगी, नेगेटिव है तो वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। दोनों तरफ अब स्क्वायर कर देते हैं, लॉग्स पहले कैंसिल कर दो आप, टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद स्क्वायर करो, तो ये आएगा v स्क्वायर 1 - v पावर 3 ओवर 1 + v, दिस इज इक्वल टू c1 स्क्वायर x स्क्वायर, राइट। चलिए अब लास्ट स्टेप में आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए y बाय x, y इज इक्वल टू vx पुट किया था ना हम लोगों ने, तो यहाँ भी पुट कर देते हैं फिर y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर 1 - y ओवर x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 + y ओवर x, दिस इज इक्वल टू ये c1 स्क्वायर एक बार हम लोग वैसे रखते हैं, इसकी जगह फिर हम लोग c पुट कर देंगे लास्ट में आंसर देने के समय, ठीक। चलिए अब कुछ भी नहीं रह गया, नीचे भी एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर में, यहाँ नोमिनेटर में भी एलसीएम ले लो, उसके बाद सॉल्व करो, तो यू विल गेट दिस लाइक दिस स्टेप, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ बनेगा x क्यूब x माइनस वाई,
x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई, और जो डिनोमिनेटर में x आएगा उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, c1 स्क्वायर एक्स क्यूब। और क्या बचा, ये x स्क्वायर है, ये भी राइट हैंड साइड में आ जाएगा। यहाँ से भी बच्चों एक x, यहाँ जो मैंने एलसीएम लिया था x माइनस वाई ओवर x, तो वहाँ से x क्यूब आएगा। तो ये 2 और 3 5, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, राइट। अब क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाला जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर घूम जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। और ये x माइनस वाई, ये बनेगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर ओवर x प्लस वाई, और राइट हैंड साइड में ये c1 की जगह आप c पुट कर दीजिए, और सारा सॉल्व होने के बाद स्क्वायर और 3 5, एक यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 रह जाएगा, और 4 जो उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x पावर 6। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू सी एक्स पावर 6 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस वाई। दिस एक्स प्लस वाई फैक्टर विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है जो इसका 14th क्वेश्चन का जो हमारे पास और पार्ट है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी टाइप की। वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ बच्चों इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ 14th क्वेश्चन और पार्ट है, वाई डी एक्स एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर डी वाई, राइट। तो अब इसको इसके नीचे लाते हैं तो सॉल्व हो नहीं तो y को इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, यानी कि दोनों तरफ y से डिवाइड करेंगे, तो dx और dy से भी डिवाइड कर देते हैं, तो y dy से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और dy इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ y जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सेट कर लिया मैंने, ये ओनली y है, सेट करेंगे तो ये x ओवर वाई प्लस 2y आ जाएगा। इनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, dx ओवर dy माइनस 1 ओवर वाई इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 2y। तो ये कौन सी टाइप की इक्वेशन बनती है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, dx ओवर dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। p1 और q1 क्या है, दीज आर फंक्शन ऑफ y ओनली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा, e पावर p dy, राइट। p की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई, ई पावर माइनस लॉग ऑफ वाई। यहाँ ये माइनस से है, इसकी पावर में आ जाएगा और ई लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर वाई। सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर। सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू q1। q1 क्या है, ये 2y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 ओवर वाई इंटू डी वाई प्लस अ कॉन्स्टेंट, y और y कैंसिल हो जाएगा, 2dy, 2 का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2y आएगा, प्लस अ कॉन्स्टेंट x ओवर y को फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy इज द जनरल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ये था 14th क्वेश्चन, कंप्लीट करवाया। पहले होमोजीनियस में से है, फिर उसकी इंटरनल चॉइस है आपके पास, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 टाइप की हैं, लैग्रेंजेस इक्वेशंस है हमारे पास, उसमें से हमारे पास क्वेश्चन आया। चलिए ये था 14th क्वेश्चन, चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, बैग 1 कंटेन्स 7 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स। अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। एक रैंडमली बैग सेलेक्ट किया गया है और उसमें से बॉल निकाली गई है। डिटरमाइन दैट विच बॉल हैज मोर चांस ऑफ बीइंग ड्रॉन, रेड और वाइट। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल बॉल्स कितनी है उसमें। बैग 1 में 7 रेड और 5 वाइट बॉल्स हैं, बैग 2 में 3 रेड और 4 वाइट बॉल्स हैं। यहाँ रेड में R मीन्स रेड और W मीन्स वाइट, ये याद रखिएगा। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई बैग 1 में 12, बैग 2 में 3 रेड और 4 वाइट बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स हमारे पास 7 हो गई हैं बैग 2 में। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि अगर हम लोग बैग चूज करें तो बैग 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ, क्योंकि 2 टोटल हैं, तो बैग 1 एक ही फेवरेबल केस है। बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी हाफ। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए कि चाहे बैग 1 चूज करूं चाहे 2 चूज करूं, उसमें से रेड बॉल ही आए। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 चूज किया मल्टीप्लाइड विद बैग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग 1 इज चूजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1
probability of red ball when bag 1 is chosen plus probability of bag 2 multiplied with probability of red when bag 2 is chosen, right? इनकी probability हम लोग put कर देते हैं. bag 1 की probability कितनी है? half. bag probability of red ball when first bag is chosen. फर्स्ट बैग में से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल केस कितने हैं? 7. टोटल कितने हैं? 12. तो 7/12 होगी. ये देख लेते हैं. बैग 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बैग 2 इज चूजन. बैग 2 में रेड बॉल कितनी है? 3. और टोटल कितनी है? 7. मल्टीप्लाई कर लीजिए. मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 85 और 168. एलसीएम ले लो आप. यहाँ 24 यहाँ 14 है. एलसीएम लेंगे तो 168. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.506 आंसर आएगा. व्हाइट बॉल की अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट बॉल सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन बैग 1 इज चूजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन बैग 2 इज चूजन. अब इनकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली भर दो. बैग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ. जब बैग 1 में से व्हाइट बॉल निकाली जाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी है ना? हमारे पास व्हाइट बॉल बैग 1 में कितनी है? 5. टोटल कितनी है? 12. तो 5/12 हो गया. बैग 2 की प्रोबेबिलिटी हाफ. व्हाइट बॉल जब बैग 2 में से निकाली जाएगी तो 4/7 आ जाएगा, है ना? ये आ गया. अब इसमें से एलसीएम ले लो. एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो 83 और 168 आ जाएगा. इसकी अप्रॉक्सीमेटली जब सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास. दोनों में फ्रैक्शन वैल्यू देख लो किसकी ज़्यादा है. तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की ज़्यादा है. ओके, सो रेड बॉल हैज़ अ हायर चांस ऑफ बीइंग ड्रॉन. तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस 15th फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में इसकी स्टेटमेंट देखते हैं जो इसका और पार्ट है. दैट इज इंटरनल चॉइस इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. An insurance company insured 2,000 cyclists, 4,000 scooter drivers and 6,000 motorbike drivers. ठीक है? The probability of an accident involving a cyclist, scooter driver and a motorbike driver is 0.01, 0.03, 0.15 respectively. थोड़ा सा समझिए इस स्टेटमेंट को. एक इंश्योरेंस कंपनी है जो हर साल कह लीजिए एक डाटा के मुताबिक जब उन्होंने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा किया तो 2,000 साइकिलिस्ट को उन्होंने इंश्योर्ड किया, 4,000 स्कूटर ड्राइवर्स को उन्होंने इंश्योर्ड किया और 6,000 मोटर बाइक ड्राइवर्स को उन्होंने इंश्योरेंस उन्होंने किया. अब वो कह रहा है कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, जब एक साइकिलिस्ट का एक्सीडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी है 0.01, स्कूटर का एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.03 और मोटर बाइक की प्रोबेबिलिटी है 0.15. ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा मोटर बाइक की एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट. इन सभी में से कितने इंश्योर्ड पर्सन है? 2,000, 4,000 और 6,000. तो टोटल 12,000 है. 12,000 में से किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट होता है. तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर. 12,000 में से अगर किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योर्ड है तो वो एक स्कूटर ड्राइवर होगा. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां सबसे पहले हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं? 12,000. अब हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि भाई इस 12,000 में से साइक्लिस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? 2,000. टोटल कितने हैं? 12,000. तो 1/6 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर बीइंग अ साइक्लिस्ट. और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर 4,000 ओवर 12,000. मोटर बाइक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब टोटल 12,000 में से जो ड्राइवर होगा वो एक मोटर बाइक का ड्राइवर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ. अब एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन अ साइक्लिस्ट बी देयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये गिवन है. एक्सीडेंट व्हेन स्कूटर इज देयर 0.03 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन मोटर बाइक इज देयर 0.15. ये तो गिवन ही है, ये हमने निकाल ली है. अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं केवल एक्सीडेंट की कि भाई तीनों ही केस में अगर एक्सीडेंट होते हो, चाहे साइकिलिस्ट है, चाहे स्कूटर है, चाहे मोटर बाइक है, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी बनती कितनी है? एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ ACC का मतलब समझिएगा आप एक्सीडेंट, व्हेन अ साइकिलिस्ट इज देयर मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ साइकिलिस्ट. तो उसमें कितना है हमारे पास? एक्सीडेंट व्हेन साइकिलिस्ट इज देयर 0.01 और साइकिलिस्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6. ये निकाल के रखी है हम लोगों ने. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन अ स्कूटर ड्राइवर इज देयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर की कितनी है? भाई ड्राइवर स्कूटरिस्ट ही हो तो 0.15 ये वाली पॉइंट यहां है. सेकंड हम लोग ये निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन अ स्कूटर बी देयर 0.03 और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर कितनी है? 1/3. थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन अ मोटर बाइक इज देयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ मोटर बाइक है कितनी? ये है हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाइड विद हाफ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इन ऑल द थ्री केसेस कि भाई हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट इसमें भी हो, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है. तो टोटल एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास? 0.52/6. इनको सॉल्व कर लीजिए तीनों को मल्टीप्लाई करके.
एडिशन करिए, एलसीएम लो, तो आपके पास ये आ जाएगा और सॉल्व करने के बाद 0.0867 आ जाएगा। तो ये तो थी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमें क्या बता रहा है कि अगर 12,000 में से एक का एक्सीडेंट होता है और वो स्कूटर ड्राइवर होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेस थ्योरम हम लोग लगा देते हैं फिर। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर व्हेन एक्सीडेंट बीइंग हैपेंड, ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट फॉर अ स्कूटर ड्राइवर मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल एक्सीडेंट, इनके रेस्पेक्टिवली वैल्यूज पुट कर दीजिए। 0.03 1/3 ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर 1/3 और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी 0.0867 ऑफ द एक्सीडेंट। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद 3/26 आंसर आएगा। इसको अगर आप लोग फ्रैक्शन में लेके आते हैं तो 0.115 बहुत ही कम है कि नहीं भाई। जब एक्सीडेंट होता है 12,000 में से, तो उसमें वो एक्सीडेंट वाला जो ड्राइवर हो वो स्कूटरिस्ट ही हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनती है 3/26 या 0.115। तो यहां मैंने आपको सेक्शन सी खत्म करवा दिया है। अब समय है आपके साथ दो सरप्राइजेस, दो गुड न्यूज शेयर करने का। फर्स्ट, फाइनल एग्जाम के लिए आपकी 100% फतेह के लिए बच्चों मैं फतेह सीरीज लेके आ रहा हूं जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रही है। सेकंड, एक ऐसी यूनिक सीरीज जिसमें मैं आपको हर रोज डेली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पावरफुल डोज देने वाला हूं। वो सीरीज भी इस क्वेश्चन पेपर के बाद मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। अब शुरू करते हैं सेक्शन डी with our 6 marks questions. Okay, first question है इस सेक्शन में, express the matrix as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix where the given matrix is given to be as 7 0 3 2 4 1 and 5 6 8 3x3 ऑर्डर की हमें यहाँ मैट्रिक्स गिवन है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ 3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स गिवन है, कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है, लेकिन वो फिर 6 मार्क्स में नहीं होती, फिर वो 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप मेरे अभी आने वाली जो फतेह सीरीज है उसमें कई क्वेश्चंस में से मैं ऐसे करवाऊंगा जिसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसके साथ में एक 3 नंबर का, यानी कि इसमें जो यहाँ 16 का एक पार्ट आपको गिवन है 6 मार्क्स में, वहां आपको 2 पार्ट्स गिवन होंगे 3-3 नंबर के। ठीक है, तो क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है हमें कि इस मैट्रिक्स को हमें ये प्रूव करके बताना है द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं अलग से एक्सक्लूसिवली थ्रू आउट द 2 बुक्स, ओके, उसमें भी मैंने इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट करके बताया आपको। ठीक, तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये गिवन मैट्रिक्स है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा। जो ए मैट्रिक्स है उसको मैंने लिखा है हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, तो हाफ ऑफ ए हो गया ना। अब इसमें हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस किया और हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो मैंने माइनस कर दिया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो वही ए की ए मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम लोग पेयरिंग करते हैं, इसका इसके साथ में पेयर और ये पेयर हम लोग बना देते हैं। तो हाफ दोनों में से कॉमन ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ कॉमन ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का नाम मैंने रख दिया है P और इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया है मैंने Q। मैट्रिक्स क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ एज इट इज, यहां ए और ए ट्रांसपोज की हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है। ए तो है दैट इज गिवन मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज क्या है कि इस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ओके, तो जो यहाँ रो है वो कॉलम बन गई, ये रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। अब करना क्या है, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 14 2 8 2 8 7 और 8 7 16। ऐड करके देखो दोनों मैट्रिक्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। हाफ से अब हमें मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स को, तो 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बात एक ही है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी एंड दैट इज पी मैट्रिक्स। पी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ। तो ये मैट्रिक्स, अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो जो हमारे पास पी मैट्रिक्स आई है उसका फिर से अब ट्रांसपोज करके देख लो। ये मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज करो जरा। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बनाइए, तो ये बन गई 7 1 4 7 1 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 4 7/2 और थर्ड रो 4 7/2 और 8। देखिए वही की वही मैट्रिक्स आ गई, दिस इज पी। Therefore, P is symmetric matrix। ठीक है, चलते हैं अब Q की ओर। Q क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स क्या है, ये A ट्रांसपोज क्या है, ये। इन दोनों को अब माइनस कर दो, 7 - 7 0,
0 - 2 -2, 3 - 5 -2, 2 - 0 2, 4 - 4 0, 1 - 6 is -5, 5 - 3 is 2, 6 - 1 is 5, 8 - 8 is 0। ठीक है, अब पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो तो ये मैट्रिक्स बन गई। ये क्या आ गई? Q। अब Q का ट्रांसपोज करके देखो जरा, Q ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 0 - 1 - 1। सेकेंड रो देखिए 1 0 -5/2 और फिर आएगी 1 5/2 और 0। तो ये क्या है? ये है Q मैट्रिक्स है लेकिन माइनस करके है, क्योंकि Q के हर एक एलिमेंट को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। चेक करने का देखो, डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, देखिए अब Q डैश माइनस Q आ गया ना, तो ये क्या आ गई? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या होता है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, देखिए 1 2 और 2 1 आपस में बराबर है, 1 3 और 3 1 आपस में बराबर है, 2 3 और 3 2 आपस में बराबर है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इक्वल होते हैं। तो 1 और -1 है ना, नेगेटिव इक्वल है। ये और ये -1 देखो ये भी बराबर है। 3 2 और ये है 2 3 और 3 2, ये आपस में इक्वल है बट विद अ नेगेटिव साइन। सो Q डैश यानी कि Q का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास -Q आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब P और Q क्या है? ध्यान दीजिए, P हमने क्या प्रूव किया कि ये सिमेट्रिक है, और Q क्या प्रूव किया हम लोगों ने कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस मीन्स दैट every matrix can be written as a symmetric and skew symmetric matrix। ओके, सो ये था हमारे पास 16th क्वेश्चन होल। कितना इजी है क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ बस ऑर्डर तो चेंज किया है। अगर 2 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स आएगी तब भी आपने यही सारा प्रोसेस, यही सारा मेथड जो है वो आपने फॉलो करना है। चलते हैं अब इसके और पार्ट की ओर। बच्चों और पार्ट जो है वो भी मैट्रिक्स में से ही है, उसके 2 पार्ट्स हैं। अब हमारे पास 3-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये जो यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिक्स मेथड से जो हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो 6 नंबर का इकल्ला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा अकेला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको जरूरी नहीं है कि 3 नंबर में आए। तो ए पार्ट है हमारे पास, गिवन ए मैट्रिक्स है और शो करना है कि अगर इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिटर्मिनेंट लें, तो वो डिटर्मिनेंट अकेले इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसको फिर 64 से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों आंसर आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन। यहां सबसे पहले क्या किया, देखो इसी मैट्रिक्स का एक बार डिटर्मिनेंट निकाल लो, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट जो गिवन मैट्रिक्स का निकाला है उसको 64 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है? 256। इसको निकाल के रख लिया। अब चलते हैं जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रहा है कि भाई एक गिवन मैट्रिक्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप। 8 4 4 4 8 4 4 4 8, ये आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये डिटर्मिनेंट मैंने निकाल दिया, कितना आ गया? 256। तो ये भी 256 और ये भी 256 बराबर आ गया। इसका मतलब ये चीज़ प्रूफ हो गई, फिर विच इज आस्किंग यू टू प्रूव। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर, जिसमें वो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने को कह रहा है। इक्वेशन देखो बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? AX इज इक्वल टू B। ए मैट्रिक्स क्या है? द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ XYZ। ठीक है, तो 3 1 राइट और -1, 1 -2 -3, 2 3 -4। कैपिटल X मैट्रिक्स क्या है? XYZ जो वेरिएबल्स हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स क्या है? राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गई। यहां से हमें इन अननोन्स की वैल्यू निकालनी है XYZ की। तो कैपिटल X की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब दोनों तरफ हम लोग A इनवर्स ले लेते हैं, तो यहां से A कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ प्री फैक्टर आ जाएगा, तो A इनवर्स B। क्या मतलब बना? अब हमें कैपिटल X की यानी कि XYZ की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? A इनवर्स निकालना पड़ेगा,
फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बी, यानी कि बी मतलब मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। तो अब ए इनवर्स निकलता कैसे है, ये रहा ए इनवर्स का हमारे पास ये फार्मूला है कि सबसे पहले भाई डिटर्मिनेंट जो है वो चेक कर लो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी ए इनवर्स निकलेगा। तो नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लो इसी मैट्रिक्स का, कितना आया 42, 42 जीरो नहीं है, दिस मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक नंबर का क्वेश्चन होता है, क्या होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो ना हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो हो। चलिए अब एडजॉइंट हमें पता करना है, डिटर्मिनेंट तो पता लग गया, एडजॉइंट पता करना है। एडजॉइंट होता क्या है, उसके लिए आपको हर एक एलिमेंट का जो मैट्रिक्स गिवन है उसका कोफैक्टर आपको निकालना पड़ता है। अब ये माइनर और कोफैक्टर्स होते क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहां अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने क्या करना है, फटाफट से इस चैनल पे मैट्रिक्स का चैप्टर खोल लो। ठीक है, पहली बात तो उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि ये बात गलतफहमी में मत रहना कि भाई क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो हमारे मेरिट आ जाएगी, ऐसे नहीं। ठीक है, क्वेस्ट फॉर मैथ्स चैनल पर तूर सर से अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल जायज़ और लीगल और एथिकल वे से हम लोगों को पढ़ना है, नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू आर गेटिंग नॉलेज तो मार्क्स आपके पीछे पीछे भागेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ रिवीजन करनी है, जिस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, आइडिया समझना है, राइट। अगर इस तरह से करोगे ना तो आपके मार्क्स जो है पीछे पीछे भागेंगे। शॉर्टकट मारोगे उसमें कोई फायदा नहीं है, राइट। शॉर्टकट से हो सकता है मार्क्स आ जाएं बट नॉलेज नहीं आएगी, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स का चैप्टर खोलना है, उसमें से आप लोगों को ये माइनर्स और कोफैक्टर्स को समझना है, एडजॉइंट निकालना, बड़े अच्छे से बताया हुआ उसमें मैंने। फिर भी अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर अगर वहाँ चैप्टर आप करें और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, यू कैन जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और गिव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट जो हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं उसका ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एलिमेंट का A11 का कोफैक्टर आप निकालो, तो कैसे निकालते हैं, ये हो गया 8 और प्लस 9 17। यहाँ कोफैक्टर्स में हमें पोजीशन वाले साइन तो लेने होते हैं लेकिन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, यानी कि जैसे 3 है तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो मल्टीप्लाई तब होते हैं जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ कोफैक्टर के लिए बस पोजीशन देखेंगे, कौन सी पोजीशन है, 1 1। ठीक है, तो पॉजिटिव है, 1 + 1 इवन पोजीशन है। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया, ये 17 आ गया। 1 कौन सी पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पे, तो -1 पावर 1 + 2 आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और 1 × -4 और +6, तो +2 और एक माइनस जो है वो पोजिशनल वैल्यू का माइनस आ जाएगा, राइट। फिर -1 का कोफैक्टर निकालो तो ये आएगा 3 और +4 7। तो इसी तरह से हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर उसी एलिमेंट की पोजीशन पे उसको लिख दो, एक मैट्रिक्स आएगी, उसका ट्रांसपोज करोगे, दैट विल बी योर एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स। तो इसका सारे एलिमेंट्स का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट एक नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि हर एक एलिमेंट के जो एडजॉइंट ए का हर एक एलिमेंट है उसको आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स। अब क्या करना है, एक्स, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, वो है क्या, XYZ की वैल्यू। तो पहले इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/42 17 1 -5 -2 -10 8 7 -7 -7 3 -4 1, ये वाली मैट्रिक्स। अब इनकी रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, है ना। तो हर एक में 17 × 3 1 × -4 -5 × 1, तो ये 42 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो को इस कॉलम से, थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 42 42 आएगा। इस मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स आ गई, हर एक एलिमेंट को 42 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 1 1 1। इस तरफ क्या है, कैपिटल एक्स की मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, XYZ कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स के बराबर कर दो तो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएगा, तो XYZ विल बी इक्वल टू 1। तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ 1 आ गई है। चेक करना क्या है, यहाँ पुट करके देख लो, 1 देखो, 3 × 1 + 1 -1, चेक करके देखो, ये हो गया ना, 3 के बराबर आ गया। इस तरह से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बोलो समझ आया। सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन,
ये 6 नंबर में भी आ सकता है। अब यहाँ इस पर्टिकुलर और क्वेश्चन 16 के और पार्ट के बी पार्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन में देखो यहाँ जो ए पार्ट है वो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस आपको निकालना है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इफ ए वेक्टर मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी वेक्टर का मॉडुलस के बराबर अगर हो। ठीक है, ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल द डबल ऑफ बी मैग्नीट्यूड, राइट। तो अगर ऐसा हो तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। और गिवन, एक तो ये चीज गिवन है और एक ये भी गिवन है, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 12 अगर हो तो आपको अलग अलग से उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सीधा सॉल्यूशन। तो जो चीज यहां आपको गिवन है उसको हम लोग यहां यूज कर लेते हैं। ये चीज हमें गिवन है इक्वल टू 12, तो दोनों मैट्रिक्स की डॉट प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो यहां ए डॉट ए वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर, बी डॉट ए वेक्टर और बी डॉट बी वेक्टर, बोलो समझ आया, दैट इज इक्वल टू 12। अब सेम वेक्टर्स की अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो वो उनके स्क्वायर के बराबर आ जाती है, और उनका स्क्वायर जो होता है दैट द स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द स्क्वायर ऑफ देयर मॉडुलस, सेम है, राइट। तो यहां वो पुट कर दीजिए, फिर ये यहां भी पुट कर दिया मैंने, यहां भी पुट कर दिया, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर और दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मॉडुलस। तो स्क्वायर ऑफ देयर मॉडुलस के बराबर कर दिया। ये दोनों अब देखो डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया सिर्फ हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां ए मॉडुलस की जो वैल्यू है दैट इज डबल टाइम द बी मॉडुलस, तो ए वेक्टर के मॉडुलस की जगह पर हम लोगों ने 2 टाइम्स बी वेक्टर का मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, यानी कि ए मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दी, सीधी सी बात है। तो यहां स्क्वायर एज इट इज माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 12। यहां कितना आ गया, स्क्वायर खोलेंगे तो 4 बी वेक्टर मॉडुलस माइनस बी वेक्टर मॉडुलस, माइनस करेंगे तो 3 टाइम्स इक्वल टू 12, डिवाइड करेंगे 3 से दोनों तरफ, तो बी वेक्टर का जो मॉडुलस का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू 4। दोनों तरफ अगर हम लोग अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो बी वेक्टर के मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी दैट इज 2। ठीक है, तो वो मैंने ये निकाल ली है। अब ये 2 आ गई तो ए वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि वो डबल है उसका। तो ये आंसर आ गया, राइट। तो ये 3-3 मार्क्स में उसने बांटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट जो है 17th का बी पार्ट, वो कह रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ you have given 2 vectors and their cross product of these 2 vectors be equal to a 0 vector। ये आपको यहाँ गिवन है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 वेक्टर के बराबर है। तो फटाफट से क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो आप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। ठीक है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप लोग क्या करना है, क्योंकि ये 0 वेक्टर है तो 0i प्लस 0j प्लस 0k के बराबर कर दो आप। आई जे के कॉफिशिएंट्स बराबर कर दीजिए, राइट। सी द सॉल्यूशन। तो यहां देखो बच्चों ये 2 वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आई जे के फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कॉफिशिएंट लिखते हैं यहां 1, 3, 9। ठीक है, आई जे के कंपोनेंट्स हम लोगों ने लिखे। सेकंड वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट्स लिखिए, तो यहां आएगा 3 माइनस लैम्डा और प्लस म्यू, दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो 0i 0j 0k। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ये आ गई है ना। इस फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करेंगे तो i इज 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा, फिर माइनस j म्यू माइनस 27 और प्लस के माइनस लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर में 0i 0j 0k। कंपेयर कर लीजिए दिस विद दिस, 0 j कंपोनेंट कंपेयर कर लेते हैं, के कंपोनेंट वो भी कंपेयर कर लेते हैं। चलिए अब इसमें से म्यू की वैल्यू आ गई और इसमें से लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये म्यू और लैम्डा आप यहां पुट करके देखो, है ना। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और 9 हो जाएगा -81। कितना आ गया, 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो कितना इजी क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स का ये है और 3 मार्क्स का ये है। बहुत जल्दी, बहुत इजी, बहुत
टाइम कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत इजीली और टाइम बच जाएगा आपका इस क्वेश्चन को करने से। देखिए इसका अब और पार्ट भी है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। तो यहाँ देखिए चॉइस कहाँ कहाँ है आपको इस यूनिट में, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से या तो ये क्वेश्चन कर लो 6 नंबर का वेक्टर्स में से, या आपको ये कर लेना है 3-3 नंबर में से, फिर वही 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा 3 डायमेंशनल में से। ठीक है, तो वेक्टर से करो या आप 3 डायमेंशन में से करो, ये आपके पास चॉइस हो जाएगी। लेकिन ये बात बता देता हूँ बच्चों, ये मत सोचना कि फिर मैं चैप्टर ही छोड़ देता हूँ भाई, वेक्टर में जरूरत ही नहीं है तो 3 डायमेंशनल। लेकिन वेक्टर का चैप्टर आपको आएगा तो 3D का चैप्टर आएगा, तो ये मत सोचना आपके भाई ऐसा है ना। तो और अब आप सोचेंगे सर 3D छोड़ देते हैं फिर वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। जिसने अगर +2 के बाद मैथमेटिक्स रखना है उसमें फिर आपको वेक्टर भी यूज़ होने वाला है ग्रेजुएशन में, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप BA BSc कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ में, तो वेक्टर्स भी यूज़ होएगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी यूज़ होएगी, तो फिर करना चाहिए, है कि नहीं, जिनकी लंबी सोच है। चलिए 17th का A पार्ट करते हैं फिर हम लोग। पार्ट में जो 17th का A पार्ट है दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके वर्टिसेस क्या गिवन है हमें, 1 1 1 1 2 3 और 2 3 1। सीधा स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन सामने रख लो उसको, है ना। तो एरिया होता क्या है इस ट्रायंगल का, ये निकाल लो, AC निकाल लो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उनका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले AB निकाल लो। AB मीन्स ये डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में, तो B इज द सेकंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एंड A इज द इनिशियल पॉइंट। तो टर्मिनल में से, टर्मिनल के कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दीजिए। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, ये आ गया 0i 1j और 2k। अब AC निकाल रहे हैं तो A इनिशियल पॉइंट है, C टर्मिनल पॉइंट है, तो 2 - 1 1j 1i, फिर आ गया 3 - 1 2j और 1 - 1 0k। तो AB और AC निकाल लिया। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट AB और AC निकाल लिया, अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, I के कंपोनेंट का स्क्वायर, J के कंपोनेंट का स्क्वायर और K के कंपोनेंट का। कंपोनेंट मीन्स इनके कॉफिशिएंट्स का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट विल बी योर 21 स्क्वायर रूट। अब एरिया कितना आएगा, एरिया में बताया ना कि, है ना। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कह दो कि 2 से डिवाइड कर दो। सो दिस इज द स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज योर आंसर। ये भी इजी है ना। अब और पार्ट में 17th का B पार्ट देखिए, ये था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से, देखो वेक्टर यूज हो रहा है ना, है कि नहीं। अब आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय दीज टू लाइंस आर R vector is I plus 2j minus 4k plus lambda times 2i plus 3j plus 6k. R vector is 3i plus 3j minus 5k mu times 2i 3j 6k. देखिए इसका जो हमारे पास डायरेक्शन रेशो देने वाला जो वेक्टर है दैट इज दिस, ये देखो ये सेम है। इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इनका, तो ये दो गिवन लाइंस हमें गिवन है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले A1 प्लस लैम्डा टाइम B वेक्टर, R इज A2 प्लस म्यू टाइम्स B वेक्टर। B वेक्टर मतलब दोनों का डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल, ठीक है। इसका मतलब जिस लाइन की इक्वेशन ये गिवन है वो जिस लाइन के पैरेलल है वो सेम है, दोनों लाइंस आपस में, ये L1 है और ये हमारे पास L2 है और ये दोनों लाइंस इस वेक्टर के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब आपस में भी पैरेलल हुई वो, राइट। चलिए अब इसमें से आप लोग A1 की वैल्यू ले लीजिए, A2 की वैल्यू छांट लो, B और B ये वाला सेम हो गया है ना। तो A1 वेक्टर ये आ गया, A2 वेक्टर आ गया और फिर उसके बाद हम लोगों ने B वेक्टर का भी कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन कर लिया आपस में, तो ये निकाल के रख लिया आप लोगों ने, ठीक। अब फॉर्मूला देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद B वेक्टर जो सेम वेक्टर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दिख रहा है कि पहले A2 माइनस A1 कर लीजिए, ये आ गया A2 माइनस A1, यानी कि A2 वेक्टर में से A1 माइनस कर दीजिए, तो I में से I माइनस 3i माइनस 1i 3j माइनस 2j माइनस 5k माइनस 4k, समझ आ गया। तो ये आ गया हमारे पास
2i प्लस जे माइनस के। अब क्या करना है, अब आपने देखिए डिनोमिनेटर में बी वेक्टर का मॉडुलस करना है, तो बी वेक्टर ये है जो कंपेयर करके लिया हम लोगों ने, उसका भी मॉडुलस निकाल लीजिए। निकाल लिया, ओके। अब क्या करना है, नोमिनेटर में देखो a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर, तो ये a2 माइनस a1 है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने करनी है b वेक्टर से। तो a2 माइनस a1 के कंपोनेंट लिख लीजिए 2 1 माइनस 1, b वेक्टर के कंपोनेंट लिख लो 2 3 6, ये आ गए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी तो करना है, बता दिया मैंने आपको। अब इनकी जो वैल्यू हमारे पास आई है, ध्यान दीजिए, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर वो हमने निकाल लिया। अब उसका भी मॉडुलस निकालना है, तो ये जो वेक्टर आया इसका भी मॉडुलस निकाल लीजिए, तो वो इतना आ जाएगा। नोमिनेटर की वैल्यू निकाल रहा हूं, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, i का कॉफिशिएंट स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट स्क्वायर, तो ये बन गया। टोटल ऐड करेंगे स्क्वायर रूट हो जाएगा 293, ये नोमिनेटर में, और b वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 7, वो डिनोमिनेटर में। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन पैरेलल लाइंस। समझ आ गया। तो ये था हमारे पास 17th क्वेश्चन, 2 पार्ट्स, चाहे वो हमने और पार्ट से पहले वाले पार्ट, उसमें भी 2 पार्ट थे, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। इंटरनल चॉइस है, बहुत इजी है बच्चों। वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल का चैप्टर जो है वो बड़े ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है। सजेशन है कि एक बार कर लो आप उसको अच्छे से, ठीक है। फिर तो जितने क्वेश्चन मर्जी आ जाएंगे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मेथड समझ में आ जाएगा, तो फिर तो आप कितने भी क्वेश्चन कर पाओगे बड़े इजी। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही सेम आ जाए, क्वेश्चंस आएंगे, टाइप जरूर आएगी। यहाँ हो सकता है जैसे यहाँ i प्लस 2j माइनस 4k है, तो ऐसा भी तो आ सकता है ना 7i माइनस 5j प्लस 4k, है ना। सिंपली यही कॉफिशिएंट तो चेंज किए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम which is inscribed in a sphere of radius 12 centimeter. Height of the right circular cone of maximum volume which is inscribed in a sphere of 12 centimeter. अभी जो मैंने प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन डाला था आपको, उसमें भी ये क्वेश्चन एज इट इज था, तो देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग वहीं से ले लेते हैं। चलते हैं बच्चों इसके और पार्ट की ओर। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 13th का और पार्ट वर्थ 6 मार्क्स क्वेश्चंस। गिवन है कि आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब यहां x की पावर्स सेम हो, यहां भी सेम है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इसी एक्स स्क्वायर को एक लीनियर वेरिएबल मान लीजिए, आप कंसिडर कर लीजिए। तो यहां एक्स स्क्वायर को मैं t पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, फिर इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटेग्रेंड है वो क्या बन जाएगा, t ओवर t प्लस 4 t प्लस 9। और ये क्वेश्चन क्या बन गया अब, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों तो हम लोग 2 कांस्टेंट्स को मान लेते हैं इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट कांस्टेंट के नीचे फर्स्ट फैक्टर, सेकंड कांस्टेंट के नीचे जो है डिनोमिनेटर में सेकंड फैक्टर को आप ले लीजिए और बीच में प्लस साइन। चलिए अब एलसीएम लो, दोनों तरफ एलसीएम को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू पुट करनी है। इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व करना है और ए बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए निकालने का तरीका क्या है, जब ये लीनियर हो तो बड़े इजी है। एक बार जो फैक्टर्स आपने लिए हैं उन्हीं फैक्टर को एक बार 0 पुट करके टी की वैल्यू निकाल लीजिए या वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी -4 और यहां से वैल्यू आ जाएगी -9। दोनों तरफ अगर जब मैं -4 पुट करूंगा तो -4 इधर, यहां -4 करूंगा 4 और -4 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। यहां -4 पुट करूंगा 9 -4 कितना हो जाएगा 5a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। चलिए अब दोनों तरफ जो है -9 पुट करो तो -9 और +9 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। ये कितना आ जाएगा -9 और +4 -5 और लेफ्ट हैंड साइड में -9, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/5। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ और यहाँ। और क्या पुट करेंगे, जो हम लोगों ने t की वैल्यू एक्स स्क्वायर कंसिडर करी हुई है वो भी पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये क्या बन गया फिर, है ना,
क्या करना है, अब आपने इसको रिवर्स में चलना है। यहां आपने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और यहां आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया -4/5, ये ए की वैल्यू है और डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि यहाँ t प्लस 4 था तो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। फिर मैंने इंटीग्रेशन भी ले लिया तो इसका भी इंटीग्रेशन ले लो आप, ये आ गया। सेकंड, यहां b की वैल्यू पुट करनी है +9/5, t की वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9/5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। समझ आ गया। अब ये -4/5 हम लोग आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर ये 2, ये 4 जो है उसको मैंने ले लिया 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां भी ऐसे किया, 9 को 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं फिर, फार्मूला हम लोग यूज करेंगे 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये अप्लाई कर दो। यहां पर a की वैल्यू कितनी है 2, tan इनवर्स ऑफ x/a, ये वाला फॉर्मूला लग गया, प्लस 9/5 एज इट इज। यहां a की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3। बस अब ये 2 इस 4 से कैंसिल करते हैं तो ये बन गया, 3 इस 9 से ये हो गया, प्लस अ कांस्टेंट, सो दिस इज योर आंसर। तो ये अलग से देखो इतना इजी क्वेश्चन है, सारे का सारा कंप्लीट करवाया मैंने, कोई स्टेप नहीं छुड़वाया। तो बच्चों ये है जो मैंने अब एंड किया आपको सी और डी पार्ट, और ये इस प्री बोर्ड पेपर में। ओके, तो जम के फटाफट से ये वाले जो सी और डी सेक्शन है और ए और बी सेक्शन के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, इनको जम के, अभी आपके पास 2 और 3 दिन पड़े हैं, अभी बचे हुए हैं आपके पास, इन्हीं में आप लोग 1 और 2 मार्क्स को भी फटाफट से तैयार कर लो और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लीजिए, राइट। और मुझे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद आपने जो है कमेंट करके बताना है, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, चाहे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि मेरे करवाए हुए क्वेश्चंस में आपको 100% क्वेश्चंस जो हैं वहाँ नज़र आने वाले हैं, और कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत अगर स्टेटमेंट चेंज भी हुई तो भी क्वेश्चन वही रहेगा। मैंने आपको बताया, वीडियो के बीच में भी मैंने आपको बताया है कि मैं आपके लिए 2 स्पेशल सीरीज़ लाने वाला हूँ। एक तो है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज, जिसमें मैं आपको पावरफुल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका मेथड भी करवाऊंगा, उस क्वेश्चन को अच्छे से करवाऊंगा ताकि उसके साथ के क्वेश्चंस आप बड़े इजी कर पाएँ और आपको पता लग जाए कि भाई एग्जामिनेशन में ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे। तो एक तो ये हुआ, और एक फतेह सीरीज़ में ला रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे चैनल पर जो भी इस उम्मीद में बैठा है कि भाई मैं +2 में कुछ बढ़िया कर जाऊँ, टॉप कर जाऊँ, तो उसके ये सपने मैं पूरे कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए फतेह सीरीज़ में ला रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, वो भी मुझे मोटिवेशन करने के लिए कि भाई आप कम से कम, आप जो मैंने पेपर करवाया उसके लिए कम से कम आप 500 लाइक्स दे दीजिए, राइट, और 200 जो हैं वो कमेंट्स कर दीजिए कि सर बहुत अच्छा लगा आपका करवाया हुआ काम। उससे मुझे ये होगा, मुझे पता लग जाएगा कि यार आप सब में से कौन से बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, बस ये है। और दूसरा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मुझे आप काम, देखो ऐसा होता है ना, आपको भी तो जब आप अच्छा काम करें तो होता है ना, ह्यूमन बीइंग है, सारे ह्यूमन बीइंग है क्या नहीं, उन सभी को लगता है कि यार उनकी प्रेज़ करी जाए, जो काम वो करवा रहे हैं, जो स्पेशल एफर्ट्स वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उन एफर्ट्स को आप रिकग्नाइज़ करें। तो रिकग्निशन क्या है, 500 लाइक्स करने हैं, 200 कमेंट्स करो, मैं आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे और फतेह सीरीज लेके आऊँगा फिर, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के एंड में करना है फिर, ओके जी, मिलते हैं फिर, सी यू, बाय बाय।